सभी दोस्तों का स्वागत है। क्लास 9 का सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए सॉल्यूशन देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और आप जो भी अपने क्वेश्चन पेपर्स भेजना चाहते हैं 8469 022 568 पर भेज देंगे तो आपको जो है सॉल्यूशंस करवा दिए जाएंगे, ठीक है। और फ़ोटो जब भी आप भेजें तो साफ़ होना चाहिए। जिस भी स्टूडेंट ने भेजा है ये स्टूडेंट ने साफ भेजा है, मुझे व्हाट्सएप पे इसने भेजा था और मुझे सही लगा ये पेपर, इसलिए मैंने बना दिया। अगर ये ख़राब होता तो मैं नहीं बनाता। यहाँ पर नेक्स्ट पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर्स इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से क्या भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में सर्दियों के दौरान वर्षा का कारण बनता है। सभी को पता है ये, अगर सही टिक किया है तो ठीक है। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है काल वैसाखी इज एसोसिएटेड विद, तो ये है वेस्ट बंगाल से भी और उड़ीसा से भी। अब यहाँ पे इन्होंने कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दिया। इतना बड़ा बोर्ड है लेकिन ऑप्शंस देते समय उसको ध्यान रखना चाहिए। ये दोनों के दोनों सही हैं, तो इसमें से कोई भी एक ऑप्शन करेक्ट करेंगे तो भी सही है। आप चाहे तो इसके लिए लड़ाई भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा दोनों ही आते हैं, लेकिन जो सबसे पहले जाता है अगर हम बोलें तो डी ऑप्शन सही है, वेस्ट बंगाल, ठीक है। काल वैसाखी का संबंध आपका वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बंगाल उधर सभी से है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली इन इंडिया। तो कौन मतलब इलेक्ट कर सकता है, तो राज्यसभा यानी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा कैन बी इलेक्टेड इनडायरेक्टली, ठीक है। उनके लिए वोटिंग की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स पॉवर्टी इज़ हाईएस्ट इन इंडिया। तो सबसे हाईएस्ट इन 4 ऑप्शन में उड़ीसा है, ठीक है। तो उड़ीसा इज़ द राइट आंसर। जो कि किस भारतीय राज्य में निर्धनता सबसे अधिक है, तो 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से उड़ीसा सही है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है व्हाट परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन आर पुअर इन शेड्यूल कास्ट, यानी अनुसूचित जाति में कितने लोग निर्धन हैं। तो ये 43% यानी 43% लोग निर्धन हैं, 100 में से 43, ठीक है, 100 में से 43। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, इसमें पूछा गया आपसे व्हाट आर जेट स्ट्रीम्स। अच्छा एक चीज़ और बताऊं, बोर्ड आपको बेवकूफ़ बनाना चाहता है तो अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे बोला है इसने इन प्रश्नों के उत्तर जो है आपको 1 से 2 शब्दों में लिखने हैं, राइट द आंसर इन 1 to 2 वर्ड्स। लेकिन आपका ये क्वेश्चन ही नहीं है 1 to 2 वर्ड्स, केवल एक ही क्वेश्चन है 1 to 2 वर्ड्स वाला, वो नेक्स्ट वाला ये वाला बस ट्रॉपिक कैंसर वाला, कर्क रेखा जो कि 23 डिग्री और 27 मिनट नॉर्थ में है बस। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पूछा गया जेट धारा क्या है। तो जेट धाराएं एक सक्रिय पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में 12,000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर प्रवाहित पश्चिमी हवाएं हैं। ये लगभग 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर अक्षांशों के बीच स्थित होती हैं। बीच में जो लाइन्स लग गई है ना, इनको हटा देना, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए उन्हें उट को उन्हें उष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं भी कहते हैं। चाहे तो आप लिख दो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। और जेट स्ट्रीम धाराएं का उपयोग जो है मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है, और विशेष रूप से हवाई जहाज़ यात्रा जब उड़ान भरी जाती है और वो जिस रूट पर जाना चाहती है उस रूट पे कैसा मौसम है उसको देखा जाता है, ठीक है। आप चाहे तो केवल ये लाइन लिख सकते थे, ये 1 नंबर के हिसाब से पर लेकिन ये जेट जेट धारा क्या है ये इस पे एक्सप्लेन नहीं हो पाता। इसी का इंग्लिश वर्जन अगर हम समझें इंग्लिश मीडियम के लिए, तो जेट स्ट्रीम्स आर ए नैरो बेल्ट ऑफ हाई एल्टीट्यूड अबव 12,000 मीटर वेस्टर्नल विंड इन द ट्रोपोस्फेयर। Their speed varies from about 110 किलोमीटर इन समर एंड अबाउट 180 किलोमीटर इन विंटर। अब कि इस समय इतनी हवा की रफ्तार होगी 184 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, यानी कि यहाँ से 184 किलोमीटर चला जाता होगा 1 घंटे में। A number of separate jet stream have been identified. The most constant is the mid latitude and subtropical jet stream, ठीक है। और इसके बारे में हम जो यहाँ लिखा है वही चीज़ यहाँ पे, जेट स्ट्रीम्स आर यूज टू forecast the weather especially for air travel so that the flying should be done। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां पूछा आपसे विच पैरेलल लैटिट्यूड पासेस थ्रू द मिडल ऑफ द इंडिया। तो जो समानांतर भारत के मध्य से गुजरता है वो कर्क रेखा है, ठीक है। और ये इस डिग्री पे गुजरता है। अगर आपने कर्क रेखा लिखा है या ट्रॉपिक कैंसर लिखा है तो आप बिल्कुल सही हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 8 नंबर,
8 नंबर है एक्सप्लेन द टर्म एडल्ट फ्रेंचाइजीज। वयस्क मताधिकार क्या है? तो वयस्क मताधिकार का अर्थ है कि जाति, वर्ण, रंग, धर्म, लिंग के भेदभाव के बिना सभी नागरिकों, वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार दिया जाना चाहिए। यह लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है जो समानता पर आधारित है। यह मांग करता है कि का मतदान का अधिकार सभी के बीच समान रूप से उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, अब बताओ ये 1 नंबर में आप एक 1 to 2 वर्ड्स में कैसे बता सकते हो? और मैं जो सॉल्यूशंस आपको बताऊंगा वो बिल्कुल ही इजी होंगे, इनको पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा फाइनल ईयर एग्जाम्स के लिए भी। अगला इसका इंग्लिश वर्जन हम इस तरह से देख सकते हैं, एडल्ट फ्रेंचाइजीज मीन्स दैट द राइट टू वोट शुड बी गिवन टू ऑल एडल्ट सिटीजन्स विदाउट द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, कलर, class, religion, or sex. It is based on equality, which is basic principle of democracy. It demands that the right to vote should be equally available among all. यही चीज़ ऊपर लिखी है, वही चीज़ नीचे लिखी है। इसको आप हिंदी में समझोगे तो और बेहतर समझ में आ जाएगा। इसके बाद है आपका 9th नंबर क्वेश्चन। इसमें है व्हाट इज सीक्रेट बैलेट, यानी गुप्त मतदान क्या है? तो गुप्त मतदान का अर्थ है कि चुनाव अधिकारियों द्वारा चुनाव के लिए ऐसी प्रबंध किया जाता है कि स्वयं मतदाता के अतिरिक्त, यानी जो वोट डालने जा रहा है उसके अतिरिक्त किसी अन्य को ये मालूम ही नहीं होगा कि मतदाता ने जिसने वोट डाला है वो किस उम्मीदवार को अपना मत दे के आया है, यानी कि उसने किसको वोट डाला है किसी को पता नहीं चलेगा। तो इसको बोलते हैं सीक्रेट वॉलेट। अगर इसको हम इंग्लिश में करें तो सीक्रेट बैलेट मीन्स दैट सच अरेंजमेंट्स आर मेड फॉर द इलेक्शन बाय द इलेक्शन ऑफिशियल्स सो दैट नो पर्सन अदर देन द वोटर हिमसेल्फ नो, यानी कि वोटर मतलब मतदाता के अलावा अबाउट द विच कैंडिडेट ही द वोटर हैज़ कास्टेड हिज वोट, यानी कि वो किसको दे आया उसको उसके अलावा किसी को पता नहीं होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लिस्ट द फैक्टर विच गवर्न द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो कौन कौन से फैक्टर है भारत की जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक? तो इसमें 3 कारक तो मेन है, बाकी 3 कारक आप एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, अच्छा रहेगा। भारत की जलवायु को नियंत्रित करने वाला है अक्षांश, ऊंचाई और वायु दाब एवं पवन तंत्र, जो कि आपका मेन है। ठीक है, 3 तो आपको मेन है ये, अगर ये लिख देते हो तो भी आपका आंसर सही है। लेकिन अगर क्वेश्चन का वेटेज ज़्यादा है, जैसे 2 नंबर या 3 नंबर का है, तो 1-2 और आपको लिख देने हैं तो आपका नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे समुद्री से दूरी कितनी है, मतलब समुद्र से कितना दूर है, तभी तो आपका जो क्लाइमेट है वो नियंत्रित होता है। समुद्र के पास में उमस ज़्यादा होती है, सब कुछ होता है। महासागरीय धाराएं कैसी हैं और उच्चवाल लक्षण कैसा है, ये भी आप दे सकते हैं इसमें। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है एल्टीट्यूड, हाइट, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, रिलीफ फीचर्स, लैटिट्यूड एंड ओशियन करेंट्स एक्सेट्रा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है भारत के चुनाव आयोग की संरचना का वर्णन करो, यानी कि भारत का चुनाव आयोग है वो कैसा है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो है और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जब कोई अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जाता है तो मुख्य चुनाव आयुक्त चुनाव आयोग के अध्यक्ष के रूप में माना जाता है। और तीसरा है भारत के राष्ट्रपति आयोग की सहायता के लिए क्षेत्रीय आयुक्तों की नियुक्ति भी कर सकते हैं। और चौथा है सभी आयुक्तों का कार्यकाल और सेवा की शर्तें राष्ट्रपति द्वारा ही तय की जाती हैं। ठीक है, ये है इसकी संरचना। और यहाँ पर हम बात सकते हैं कैसा है संरचना। चीफ इलेक्शन कमीशन एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेकंड, व्हेन एनी अदर election commissioner is appointed, then chief election commissioner shall act as the election commissioner's chairman. Third है the president of India can also appoint regional commissioners in order to assist the commission. और चौथा है आपका the tenure of the office and the conditions of service of all the commissioners shall be decided by the president of the country. यही चीज़ ऊपर लिखी है, वही चीज़ नीचे लिखी है, दोनों को मिला के पढ़ोगे तो मज़ा आ जाएगा, बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा, डाउट क्लियर हो जाएंगे सारे आपके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है भारत में निर्धनता दूर करने के उपाय आपको लिखना है। एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ एरेडिकेट पॉवर्टी इन इंडिया। तो सबसे पहले हिंदी में समझते हैं, फिर इसी को इंग्लिश में समझा दूंगा मैं। भारत में गरीबी कम करने के निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। सबसे पहले सार्वभौमिक मुफ्त प्रारंभिक शिक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए। ये ध्यान में रखना चाहिए कि शिक्षा के प्रसार से ही गरीबी को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। इसीलिए प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति को या शिक्षित लोग जो हैं या निरक्षर व्यक्ति हैं उनमें शिक्षा का प्रसार करने का प्रयास करना चाहिए।
दूसरा है हमारे देश की बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। जब तक जनसंख्या वृद्धि में कमी नहीं आती तब तक गरीबी कम करने में कोई वांछित परिणाम प्राप्त करना कठिन होगा। और तीसरा है महिलाओं और समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों का सशक्तिकरण बहुत ज़रूरी है। उनके उत्थान से ही निश्चित ही गरीबी जो है कम होगी। ठीक है, तो ये है इसका हिंदी में आंसर। अब इसका इंग्लिश में ये ही आंसर मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। फॉलोइंग द for the reducing of poverty, the following are the measures can be taken. First, stress should be given on universal free elementary education. One should keep in mind that spread of education can reduce poverty to a great extent. Hence, every educated person must try to spread education among illiterate people. उसका दूसरा पार्ट है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल ग्रोविंग पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री। जो हमारी बढ़ रही जनसंख्या उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अनलेस पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ डिक्लाइंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रिंग एनी डिज़ायर्ड रिजल्ट इन द रिड्यूसिंग पॉवर्टी। यही चीज़ मैंने हिंदी में ऊपर भी लिखी है। और तीसरा है इसमें एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देयर अपलिफ्टमेंट वुड डेफिनेटली रिड्यूस पॉवर्टी। ठीक है, तो ये हो गया आंसर आपका हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम आपका हिंदी और इंग्लिश में। अब आते हैं नेक्स्ट जो 13वां क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो इसमें पूछा गया एक्सप्लेन द लॉ मेकिंग प्रोसेस इन द इंडियन पार्लियामेंट। या तो ये प्रोसेस लॉ वाला बता दें, जिसका हिंदी वर्जन यहाँ पे दिया गया है। भारतीय संसद में कानून निर्माण की प्रक्रिया की व्याख्या करें। इसमें देखो कितना मतलब बेवकूफ़ी करते हैं बोर्ड वाले। और यहाँ पर जो दूसरा है क्वेश्चन ये है ना, हिंदी वर्जन इधर है। एक्सप्लेन द इमरजेंसी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों की व्याख्या करनी है। तो देखिए शक्तियाँ क्या क्या हैं, 3 शक्तियाँ खतरनाक हैं इनके पास में। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ ये हैं। राष्ट्रीय आपातकाल, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रपति युद्ध या बाहरी स्थिति, बाहरी मतलब कोई बाहर मतलब किसी देश में ज़्यादा समस्या हो गई तो भी आपातकाल घोषित कर सकते हैं ना। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रपति युद्ध या बाहरी स्थिति में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। वह मंत्रिपरिषद के लिखित अनुरोध पर ही ऐसा कर सकते हैं। एक शक्ति इनकी हो गई। दूसरा है वित्तीय आपातकाल यानी पैसे वाला। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के अनुसार यदि देश की वित्तीय स्थिरता को खतरा है तो वह वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। इसकी अधिकतम सीमा अवधि नहीं होती है, जिसे केवल राष्ट्रपति द्वारा ही निरस्त किया जा सकता है। इसके बाद में तीसरा जो है राज्य आपातकाल। राज्य आपातकाल में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति राज्य आपातकाल की घोषणा कर सकता है यदि वह संबंधित राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है। यह कम से कम 6 महीने और अधिकतम 3 साल के लिए लगाया जा सकता है। ठीक है, यह है इसकी शक्तियाँ। इसी का इंग्लिश वर्जन अब यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश जो वर्जन है पहला देखते हैं। द इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट एज फॉलो। तो नेशनल इमरजेंसी अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल, वही चीज़ मैं यहाँ पे इंग्लिश में बता रहा हूँ, जो हिंदी में समझाया वही चीज़ इंग्लिश में, तो उनको याद रखोगे तो इंग्लिश भी याद आ जाएगी। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 352 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर ए नेशनल इमरजेंसी इन केस ऑफ वार और एक्सटर्नल्स। ही कैन डू इट ओनली ऑन द रिटन रिक्वेस्ट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, दूसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 360 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही कैन डिक्लेयर ए फाइनेंशियल इमरजेंसी इफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री इज थ्रेटनेड। ठीक है, इट डज नॉट हैव ए मैक्सिमम टाइम पीरियड, कैन बी रिवोक्ड ओनली बाय द प्रेसिडेंट। ये केवल प्रेसिडेंट के द्वारा ही हटाया जा सकता है। अब इसके आगे की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट स्टेट इमरजेंसी अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 356 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर स्टेट इमरजेंसी इफ ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद द रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट। इट इज इम्पोज्ड फॉर ए मिनिमम ऑफ 6 months एंड मैक्सिमम ऑफ 3 years। ठीक है, यही चीज़ ऊपर मैंने हिंदी में बताई थी आपको। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, आने वाले समय में बहुत आपकी हेल्प की जाएगी।
और सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस जो भी आपने भेजे हैं जिन पेपर्स को हमारे पास, उनके सभी के सॉल्यूशंस बना दिए गए हैं। उनको देखने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 9th क्लास की प्लेलिस्ट है, उसको ज़रूर चेक करिए। अगर आपको प्लेलिस्ट नहीं मिलती तो आप हमें कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना ना भूलें, आपको जो है प्लेलिस्ट की लिंक दे दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट कमिंग एग्जामिनेशंस।